हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गायनेकोलॉजी में डिस्मेनोरिया के बारे में। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि डिस्मेनोरिया एक्चुअली होता क्या है, डिस्मेनोरिया के टाइप्स क्या है, उसकी इटियोलॉजी क्या है, किन किन कारणों से ये होता है, साथ ही साथ इसमें क्या हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्मेनोरिया के डेफिनेशन के बारे में कि एक्चुअली डिस्मेनोरिया होता क्या है। तो बेसिकली बोला गया है कि डिस्मेनोरिया मीन्स द पेनफुल क्रैम्पिंग पेन अकम्पनिंग मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मतलब कि जब मेंसेस आते हैं तो उसके साथ होने वाला जो पेनफुल क्रैम्पिंग पेन होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्मेनोरिया कहते हैं। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि फीमेल में जब भी ये मेंसेस आते हैं तो स्लाइट नॉर्मल जो पेन है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिस पेन, जो पेन होता है, इतना ज्यादा इंटेंसिटी का होता है या फिर मैग्नीट्यूड का होता है कि वो डे टू डे जो एक्टिविटीज है उसको भी हैम्पर करता है। तो इसीलिए इसका मेन डेफिनेशन आपको क्या याद रखना है कि डिस्मेनोरिया मीन्स द पेनफुल मेंस्ट्रुएशन ऑफ सफिशिएंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब कि पेनफुल तो है मेंसेस, लेकिन जो पेन है इसका इतने सफिशिएंट मैग्नीट्यूड का है सो एज टू इनकैपेसिटेट डे टू डे एक्टिविटीज। मतलब कि डिस्मेनोरिया को एक्चुअली हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सके, इट इज अ पेनफुल मेंसेस इन विच द pain is of such a sufficient magnitude so that the person is not able to perform day to day activities। मतलब कि इतना ज़्यादा क्रैम्पिंग पेन वहाँ पे रहता है कि जो फीमेल है वो डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकती, जो कि बेसिकली क्या है, एबनॉर्मल है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेसिकली डिस्मेनोरिया। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डिस्मेनोरिया की कि किन किन बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन कि किन रीजन से हो रहा है, तो दो तरह के डिस्मेनोरिया हमें देखने को मिलते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड द सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया की अगर हम बात करें तो बोला गया है कि इट रिफर्स टू वन दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद द आइडेंटिफिकेबल पेल्विक पैथोलॉजी। मतलब कि ऐसा डिस्मेनोरिया या फिर ऐसा पेनफुल मेंसेस जो कि किसी भी पैथोलॉजिकल, जो कि पेल्विक पैथोलॉजी है, उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी डिस्मेनोरिया। मतलब क्या कि जिसमें क्रैम्पिंग तो देखने को मिल रही है, सेवियर क्रैम्पिंग हो रही है मेंसेस के समय, लेकिन कोई भी उसको पेल्विक डिसऑर्डर नहीं है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी डिस्मेनोरिया, जो कि बेसिकली अफेक्ट करता है मोर देन 50% ऑफ द पोस्ट प्यूबेसेंट वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 25 ईयर्स। मतलब कि जो 18 से 25 साल की फीमेल्स रहती है उनमें मोस्ट ऑफ द 50% ऑफ जो प्यूबेसेंट वुमेन रहती है उनमें ये ज्यादातर देखने को मिलता है, दैट इज द प्राइमरी डिस्मेनोरिया। वहीं पर जब हम लोग सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की बात करते हैं तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया क्या बोला गया है कि इट रिफर्स टू वन एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेल्विक पैथोलॉजीज। मतलब क्या हो रहा है कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में क्या हो रहा है कि क्रैम्पिंग तो हो रही है, पेन तो हो रहा है मेंसेस के समय, लेकिन ये जो पेन हो रहा है वो किसी अदर पेल्विक पैथोलॉजी की वजह से भी हो सकता है। मतलब क्या कि जो पेल्विक रीजन है उसमें कोई और डिसऑर्डर हुआ है और उसके कारण मेंसेस के समय यहाँ पे ये पेनफुल क्रैम्पिंग देखने को मिलती है, तो उसको हम लोग सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कह सकते हैं। जिसमें जो पेल्विक पैथोलॉजी होती है वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड हो सकते हैं, वहाँ पे एडिनोमायोसिस हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो सकता है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। तो इनमें से कोई भी अगर पेल्विक पैथोलॉजी है तो उसके वजह से भी क्या होगा कि पेनफुल मेंसेस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। नेक्स्ट चीज आगे हम लोग बात करते हैं कि वेराइटीज ऑफ डिस्मेनोरिया। मतलब कि जो पेन है, अभी तक तो हम लोग ने किसके हिसाब से देखा कि रीजन के हिसाब से, कि अगर वो विदाउट एनी पेल्विक पैथोलॉजी है तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहेंगे, और अगर किसी पैथोलॉजी के साथ है तो सेकेंडरी। लेकिन किस तरह का पेन उसमें देखने को मिलता है, उसका टाइप ऑफ पेन क्या होता है, उसके हिसाब से यहाँ पे तीन तरह के हमें डिस्मेनोरिया देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्पैज्मोडिक डिस्मेनोरिया, कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया एंड द मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया। तो हर एक के बारे में इंडिविजुअली बात करते हैं। तो सबसे पहले स्पैज्मेटिक डिस्मेनोरिया की बात करते हैं, तो बोला गया इट इज द most prevalent and manifest as a cramping pain mostly on फर्स्ट एंड सेकेंड डे ऑफ मेंसेस। ठीक है, जो फर्स्ट एंड सेकेंड डे ऑफ द मेंसेस में, मतलब मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में देखने को मिलता है, वो होता है हमारा स्पैज्मोडिक डिस्मेनोरिया। ठीक है, वहीं पे सेकंड हम लोग ने क्या देखा, कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया। कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। क्या बोला गया कि इट मैनिफेस्ट एज इंक्रीजिंग पेल्विक डिस्कम्फर्ट एंड पेल्विक पेन
फ्यू डेज बिफोर मेंसेस बिगिन। ठीक है, ये कब स्टार्ट होता है? जब मेंसेस स्टार्ट होने वाला रहता है उससे 1 से 2 दिन पहले। लेकिन जबकि हम लोग ने स्पाज्मेटिक में क्या देखा कि ये कब होता है? फर्स्ट एंड सेकेंड डे ऑफ मेंसेस। वहीं पे कंजेस्टिव जो होता है मेंसेस स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले ही देखने को मिलता है। पहले तो क्या होगा कि यहाँ पे भी पेशेंट को पेन बढ़ेगा, उसके बाद रैपिडली यहाँ पे रिलीफ देखने को मिलेगा उसके सिम्टम्स में। और ये जो केसेस होते हैं ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द पीआईडी, दैट इज द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज या फिर पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में। वहीं पे थर्ड कंडीशन आता है दैट इज द मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया। नाम के हिसाब से ही इसका रीजन भी है कि इसमें क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम होता है वो शेड होता है एज अ कास्ट। ऐसे तो बेसिकली क्या होता है, एंडोमेट्रियम एकदम छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम की वॉल है एज अ कास्ट क्या होता है, शेड ऑफ होती है। और जब ये पास होती रहती है थ्रू द हाइमेन, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या बोला गया है कि द पासेज ऑफ द कास्ट इज अकम्पनाइड बाय द पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। मतलब कि ये क्या होता है, साइज में बड़ा होने की वजह से जब पास होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, पेन होता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या देख लिया कि डिस्मेनोरिया होता क्या है कि पेनफुल मेंसेस जिसकी वजह से क्या होता है, डे टू डे एक्टिविटीज भी हैम्पर हो रही है। टाइप्स देख लिया कि प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, और बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द पेन 3 तरह के हम लोग ने देख लिया, स्पाज्मोडिक, कंजेस्टिव एंड द मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया। आगे बात करेंगे हम इसके एटियोलॉजी के बारे में कि किन किन कारणों से ये होता है। तो बेसिकली बोला गया है कि सिंस द 1960 मेनी थ्योरीज हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द एटियोलॉजी ऑफ द डिस्मेनोरिया। बहुत सारी यहाँ पे थ्योरीज लाई गई है जो कि बेसिकली बताती है कि 3 तरह से यहाँ पे हमें डिस्मेनोरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। या तो ये साइकोलॉजिकल हो सकता है, मतलब क्या होता है कि जो अभी एडल्ट फीमेल हुई है या फिर जो अभी जस्ट प्यूबिसेंट में गई है, तो ऐसे में कहोगे कि थोड़ा भी पेन उसको ज्यादा लगता है, तो ऐसे कंडीशन में साइकोलॉजिकली हो सकता है। बायोकेमिकल हो सकता है, मतलब कि हार्मोन्स की वजह से हो सकता है, या फिर एनाटॉमी, मतलब वहाँ पे कोई एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी है तो उसकी वजह से ये डिस्मेनोरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल स्टडीज द बायोकेमिकल थ्योरी हैज द मोस्ट सब्सटेंशियल एविडेंस। मतलब कि ये जो तीनों थ्योरीज बताई गई हैं, साइकोलॉजिकल, बायोकेमिकल और एनाटॉमिकल, इनमें से जो बायोकेमिकल थ्योरी है, मतलब कि जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होने वाला डिस्मेनोरिया है, वो ज्यादा माना जाता है एज कम्पेयर टू द अदर वंस। अब अगर किसी पेशेंट को डिस्मेनोरिया हो रहा है तो उसके साथ साथ क्या क्या रिस्क फैक्टर है, मतलब किन किन रिस्क फैक्टर की वजह से डिस्मेनोरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो उसमें बोला गया कि एज कॉमनली अप टू 30 ईयर्स, मतलब कि जो न्यूली प्यूबिसेंट फीमेल्स रहती है उनमें बेसिकली ये देखने को मिल सकता है। वहीं पे ऐसी फीमेल जो कि स्मोकिंग करती हूँ, जो कि लूज वेट करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स कर रही हूँ, अलग अलग चीजें ट्राई कर रही हूँ, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर हायर और लोअर देन द नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स, मतलब कि उनका बीएमआई या तो कम है या तो बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा ओबेस पर्सन हो या तो बहुत ज्यादा लीन पर्सन हो। तो उसमें क्या होगा कि जो मांस धातु है, जो उसके जो मसल्स है, वो अच्छे से डेवलप न होने के कारण, जो एंडोमेट्रियम है उसमें हाइपोप्लेजिया होने के कारण भी ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकती है। वहीं पे डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से हो सकता है। लॉन्गर मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे कि ओलिगोमेरिया हो गया, तो उसमें भी ये देखने को मिल सकता है। यंगर एज में एट मेनार्च, मतलब कि किसी किसी में क्या होता है कि जो मेनार्च का पीरियड 12 साल पे जो होता है, नॉर्मली 12 से 13 साल पे, वो 10 साल पे ही आ जाए। तो ऐसे में भी क्या होता है कि वहाँ पे पेन ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वो जो फीमेल है वो अभी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, बोथ एनाटॉमिकली और हार्मोनिकली, ताकि उस चीज़ को वो समझ सके। ठीक है, उसके बाद नलिपेरिटी, मतलब जिस वुमन ने अभी तक किसी भी बर्थ नहीं दिया है, किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, उसमें भी ये पेन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अगर है, या फिर प्रेवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ है जिसमें इनकम्प्लीट यूट्राइन स्कार है, मतलब कि यूट्राइन जो स्कार है वो अभी अच्छे से हील नहीं हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में लॉन्गर एंड हेवियर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड अगर है, या फिर किसी भी ऐसे फीमेल में जिसके फैमिली में ही डिस्मेनोरिया की कंडीशन है, तो वो भी ज़्यादा ससेप्टेबल है टू द डिस्मेनोरिया। तो ये सारे रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से वहाँ पे डिस्मेनोरिया देखने को मिल सकता है। लेकिन मेन जो 3 रीजन्स बताए गए हैं उसमें साइकोलॉजिकल, बायोकेमिकल और एनाटॉमिकल देखने को मिल सकता है। क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या देखने को मिलेगा डिस्मेनोरिया की कंडीशन में, तो बोला गया है कि जो डिस्मेनोरिया है इस वाइडली प्रेवलेंट मोर देन 70% ऑफ द टीनेजर। ठीक है, मतलब कि जो प्यूबिसेंट जो फीमेल्स है उनमें मोर देन 70% ऑफ जो टीनेजर्स है उनमें ये देखने को डिस्मेनोरिया कंडीशन देखने को
मिल सकती है। और इसकी वजह से दोनों तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो लोकल हो या फिर सिस्टमिक सिम्टम्स हो, ये देखने को मिल सकता है। जिसमें हमें क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिल सकते हैं, तो लोकल में हमें यूट्राइन क्रैम्पिंग देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से एब्डोमेन रीजन में, पेल्विक रीजन में बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा। उसके अलावा नोज़िया, वोमिटिंग, बैक एक, डायरिया, गिडीनेस, सिंकोप और फेंटिंग, ये सारे अलग-अलग सिम्पटम्स भी वहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू द डिस्मेनोरिया। वहीं पे बोला गया है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ अब्सेंटेइज्म इन द लॉस ऑफ वर्क हॉर्स एंड द इकोनॉमिक लॉस। क्या हो रहा है कि डिस्मेनोरिया की कंडीशन में जो फीमेल है, उसका क्या हो रहा है, डे टू डे एक्टिविटीज जो हो रहे हैं सही से नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से वो अपने काम के लिए एब्सेंट हो सकती है, और जो उसके वर्क आवर है उसमें लॉस होता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उसका इकोनॉमिकल लॉस भी देखने को मिल सकता है। अब बात आता है कि डिस्मेनोरिया अगर किसी पर्सन को है तो उसमें हम लोग कौन-कौन से इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। तो बेसिकली बोला गया है कि ऐसे पेशेंट में हम लोग सीबीसी करा सकते हैं, ताकि उसके जो कंप्लीट ब्लड है उसके बारे में स्टडी कर सके। ईएसआर करा सकते हैं, यूरिन रूटीन कर सकते हैं कि कोई इन्फेक्टिव कंडीशन तो नहीं है, या फिर पेल्विक सोनोग्राफी करवा सकते हैं ताकि वहाँ पे कोई एनाटॉमिकल कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ये सारी चीज़ों को देखने के लिए एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक स्टेथोस्कोपी कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपी, जो कि अलग-अलग बेसिकली मेथड्स है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं हमारे यूटेरस को, फैलोपियन ट्यूब को, ताकि वहाँ के पैथोलॉजीज के बारे में जाना जा सके। वहीं पे ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो बोला गया है कि ट्रीटमेंट इंक्लूड द काउंसलिंग। सबसे मेन चीज क्या है इसमें, काउंसलिंग। जैसे कि हम लोग ने देखा कि जिस पेशेंट को साइकोलॉजिकल कंडीशन हो, जैसे कि मतलब कि जिसका प्यूबर्टी जल्दी हो गया हो, या फिर जिसका मेनार्स जल्दी हो गया हो, तो ऐसे कंडीशन में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं कि ये नॉर्मल चीजें सभी में होता है, उसको उसके बारे में समझाना, उसके जो प्रॉब्लम्स है उसके परसेप्शन को चेंज करना, मॉडिफाई करना, और उसका बिहेवियर, एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट थिंग उसको चेंज कर सकते हैं बाय द काउंसलिंग। वहीं पे सेकंड चीज है कि अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो ऐसे में हम लोग मेडिकल मेजर्स ले सकते हैं, या फिर सर्जिकल इंटरवेंशन वहाँ पे कर सकते हैं। अब मेडिकल मेजर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने सबसे पहले क्या देखा कि पेन बहुत ज्यादा होता है, तो पेन ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग वहाँ पे एनाल्जेसिक का यूज कर सकते हैं। एनाल्जेसिक का यूज करने से क्या होगा, उसका पेन कम हो रहा है। उसके बाद एंटी स्पाज्मोटिक यूज कर सकते हैं, ताकि जो स्पाज्म की वजह से क्या हो रहा है, वहां पे पेन बढ़ रहा है, वो भी कम हो सके। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेफेनेमिक एसिड हो गया, क्योंकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है वो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करा के और ज्यादा क्रैम्पिंग कराता है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसेज इनहिबिटर्स का यूज कर सकते हैं। वहीं पे ओसीपीस का यूज कर सकते हैं, जो कि क्या करेगा, ओवुलेशन को सप्रेस करेगा एंड देयर बाय रिलीव करेगा डिस्मेनोरिया कंडीशन को। और साथ ही साथ बोला गया है कि प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग इंट्रायूटेराइन जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है, दैट इज द मायराना, इनका यूज कर सकते हैं, जो कि क्या करेगा, पेन को रिलीव करेगा, साथ ही साथ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स भी प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग मेडिकल मेजर्स के अंदर कर सकते हैं। वहीं पर सर्जिकल इंटरवेंशन की बात करें तो वहां पे हम लोग मायोमेक्टोमी या फिर सिस्टेक्टोमी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द डिस्मेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया कंडीशन में हमेशा याद रखना है कि जो नॉर्मल पेन है वो सभी फीमेल्स में देखने को मिलता है, लेकिन जब ये पेन इतना ज्यादा बढ़ जाए ताकि डे टू डे जो एक्टिविटीज है उसको करने में प्रॉब्लम कॉज करे, तो उसको हम लोग डिस्मेनोरिया कंडीशन कहते हैं। उसके टाइप्स, मैनेजमेंट आदि सभी चीजों के बारे में बात हम लोग ने इस वीडियो में कर ली। तो होप आपको सारी चीजें अब रिलेटेड टू द डिस्मेनोरिया क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाएंगे, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाता है।